दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि समझना हर किसी के लिए जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत रूटीनली यूज होते हैं, ये टर्म्स बहुत रूटीनली यूज होते हैं और लेमैन को ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या होता क्या है। लोग यूज करते हैं और भूल जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने सोचा दोस्तों कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको एग्रीगेट करके छोटे छोटे वीडियोस बना के अपने प्लेलिस्ट में डाल दूं, जिससे कि जो मेरे दर्शक होंगे उनको इनको देख के टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने का एक मौका मिलेगा। वैसे तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आप गूगल करिए या यूट्यूब में जाइए, अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका थोड़ा सा तरीका बदलूं, एनिमेशन यूज करके ये सारे कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो पहला वीडियो दोस्तों आपके लिए EIRP कॉन्सेप्ट को समझना। ये EIRP होता क्या है और इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों EIRP को समझने के लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक, आइसोटोपिक एंटीना क्या होता है, और आइसोटोपिक एंटीना के अंदर में आपको यह समझना जरूरी है कि एंटीना गेन क्या होता है, और एंटीना गेन के बाद ही आप ये समझेंगे कि EIRP होता क्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो एक के बाद एक हम समझेंगे आइसोटोपिक एंटीना क्या होता है, उसके बाद एंटीना गेन कैसे निकालते हैं, फिर हम EIRP समझ पाएंगे, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। तो आइसोटोपिक एंटीना होता क्या है? आइसोटोपिक एंटीना वो एंटीना होता है जो कि बिना बायस के हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन फेंकता है। अब मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, इक्वल रेडिएशन का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए एक पावर सोर्स है, एक एंटीना का टर्मिनल है, ये यहां से अगर रेडिएशन निकल रहा है और आप एक दूरी में, रेडियस r के दूरी में, एक स्पेरिकल शेप में, पेरिस्फियर के ऊपर में इसका इंटेंसिटी निकाल लेंगे, पावर इंटेंसिटी निकालेंगे, विच इज P डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द स्फीयर, हर जगह बराबर वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्फीयर है। समझ गए दोस्तों। पावर PT डिवाइडेड बाई 4πr² विच इज द पावर ऑफ, विच इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, विल गिव द पावर डेंसिटी, एंड द पावर डेंसिटी का जो वैल्यू होगा सब जगह बराबर आएगा। इसको बोला जाता है आइसोटोपिक एंटीना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एंटीना गेन। अब एंटीना गेन होता क्या है दोस्तों? तो एंटीना गेन समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि एंटीना विदाउट गेन क्या होता है। एंटीना विदाउट गेन इज एन आइसोटोपिक एंटीना जिसका कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो मान लीजिए मैं गेन को 0 कर देता हूं, तो जैसे ही 0 किया तो कोई प्रेफरेंस नहीं है, यहां पे पावर डेंसिटी हर जगह बराबर है, हर जगह स्पीयर पे मेजर करेंगे तो पावर डेंसिटी बराबर है। अब गेन, अगर मान लीजिए गेन डाल देंगे तो जहां पे एंटीना का जो वो होगा, पावर फिकेगा फोकस तरीके से, जो फिक रहा है यहां पे देखिए कोनिकल, यहां पे टॉर्च की तरह है ये, है ना। तो यहां टावर फिक रहा है, तो यहां का जो इंटेंसिटी कहीं ज्यादा होगा स्पीयर के सरफेस के ऊपर, क्योंकि स्पीयर के सरफेस में तो कोई रेडिएशन है नहीं, एक्चुअली देखा है तो 0 होना चाहिए, कुछ साइड लोब्स होते हैं पर 0 होना चाहिए। तो ये जो पावर डेंसिटी यहां पे बढ़ गया उसको बोला जाता है गेन। पहले क्या था, पावर डेंसिटी सब जगह बराबर था, अब बढ़ गया, इसको बोला जाता है गेन। अब ये गेन को मेजर कैसे करना है यही जानना जरूरी है, बिकॉज बिना मेजरमेंट के कोई भी टॉप एंटिटी का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सॉलिड एंगल जानना जरूरी है। सॉलिड एंगल क्या होता है दोस्तों? सॉलिड एंगल इज एन एंगल विच इज ए मेजर इन 3 डायमेंशन। क्योंकि 2 डायमेंशन तो आपको सबको मालूम है, ये 2 डायमेंशन मतलब इसको गोल घूम के जाएंगे तो ये हो गया 360 डिग्री, है ना। 90 डिग्री इतना, उसकी वजह से क्लॉक होता है, क्लॉक हमेशा 360 डिग्री घूमता है। तो अगर आप स्पीयर पे घुमाएंगे तो वो निकल के आएगा 4π, उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल 4π। अब कैसे होता है वो सब नहीं बताता मैं, ठीक है। 4π मान लीजिए, और जो डिग्री में निकालते हैं हम, एक यूनिट होता है डिग्री, यहां पे रेडियन यूनिट यूज, स्टर रेडियन यूनिट यूज होता है, क्योंकि 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। तो एक्चुअली जो सॉलिड एंगल होगा वो 4 इंटू 3.14, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है रेडियन में 3.14 होती है। समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब हमको निकालते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला जो सॉलिड एंगल कैसे निकालेगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं। अब इक्वेशन को भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये एंगल आपको पता है, ये एंगल मेजरमेंट करके आपको पता है, यहां पे निकल के आ रहा है ये 36.9 डिग्री। अब ये 36.9 डिग्री इस इक्वेशन में डालिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा इसका सॉलिड एंगल। तो कितना निकल के आ रहा है? निकल के आ रही है वैल्यू 1.257 स्टर रेडियन। ठीक है ना। अब हमको पता है
4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 को अगर इससे डिवाइड कर देंगे वो हो गया आपका गेन, वो निकल के आता है, दैट गेन कम्स आउट टू बी 10 dVi, जो आपको यहां दिख रहा है। अब dVi क्या होता है दोस्तों, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि रेशियो तो 10 आ रहा है। आप खुद करके कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, 1.257 है, आप खुद करके देख लीजिए। 4 इंटू 3.14, 14 डिवाइडेड बाई क्या करना है अपन को, 1.2557, देखिए 9.99, 10 आ रहा है ना। तो 10 जो है इज ए रेशियो। अब ये जो रेशियो बढ़ता ही चला जाता है और काफी अनमैनेजेबल हो जाता है। मान लीजिए मैं गेन को बहुत बढ़ा देता हूं, अब देखिए ये रेशियो बढ़ता ही चला जाएगा। ये जो रेशियो है जो मैं आपको दिखा रहा था यहां पे, ये देखिए आपका ये रेशियो जो है यहां वाला, ये देखिए ये 2000 हो गया, और भी बढ़ जाएगा अगर मैंने और रखा है तो। देखिए 6000 हो गया, ये कितना हो गया, ये 10,000 हो गया, और भी बढ़ा सकता हूं मैं इसको। तो ये 10,000 मतलब बोलना 10,000 में समझ में नहीं आता, तो लॉगरिथम स्केल यूज करते हैं। लॉगरिथम में क्या करते हैं, इसका जो है लॉग ले लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो लॉग लेंगे 10 का तो 4 हो गया, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 dVi। ये होता है 40 dVi का कैलकुलेशन का मतलब। तो अगर मैं गेन कम करूं तो रेशियो जो है कम होता जाएगा, dVi कम होता जाएगा। dVi इज ए लॉगरिथमिक नंबर। समझ में आ गया दोस्तों, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं EIRP मेजर करने के लिए, समझने के लिए कि EIRP इफेक्टिव आइसोटोपिक रेडिएटेड पावर होता क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। होता क्या है दोस्तों कि एंटीना तरह तरह के होते हैं, तरह तरह के एंटीना, कोई जरूरी नहीं कि आपका हमेशा कोनिकल हो। आप कोई भी एंटीना, पैराबोलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एंटीना के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि एंटीना का जो इफेक्ट होता है उसका इंपैक्ट होता है उसका पावर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहां से जो ये देखिए एंटीना है, थोड़ा गेन में और कम कर देता हूं, थोड़ा कोन को बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जो अपने पावर फीड किया उसका इंपैक्ट एट ए डिस्टेंस मेजर करना बहुत जरूरी है। और हर तरह के एंटीना के अलग अलग लोब पैटर्न होने से कंफ्यूजन हो जाता है, कैलकुलेशन नहीं हो पाता है कि इसका जो पावर डेंसिटी इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपको मेजर करना है, वो कितना होना चाहिए फ्रॉम ए रेगुलेटरी परस्पेक्टिव। क्योंकि पावर को कंट्रोल किया जाता है, इंटरफेरेंस को कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और कोई इंटरफेरेंस ना हो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए एक रेफरेंस होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है EIRP, इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। अब ये रेफरेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि पावर डेंसिटी आइसोट्रोपिक एंटीना का मेजर करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्यों, आपने पावर फीड किया, 4πr² से डिवाइड कर दिया, पावर डेंसिटी आ गया। अब आप क्या करेंगे, EIRP में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे कि हमें पता नहीं, हमको सिर्फ मालूम है गेन, कि आपने एंटीना में कुछ गेन जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया, वो गेन आपको पता है। आप एक हाइपोथेटिकल एंटीना क्रिएट करेंगे, और एंटीना तो वही रहेगा, हाइपोथेटिकल पावर सोर्स क्रिएट करेंगे जिसका पावर का जो वैल्यू है अब PT नहीं रहेगा, जो इनिशियल पावर था, वो गेन से मल्टीप्लाई करके, जो गेन होगा उससे मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको आप फीड करेंगे इस पावर सोर्स में। फिर एक डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में आपको पावर डेंसिटी निकालना है उतना बड़ा रेडियस लेंगे और आप पावर डेंसिटी निकालेंगे। जो पावर डेंसिटी निकलेगी उस डेंसिटी के अंदर में, वो पावर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू द पावर डेंसिटी ऑफ दिस एंटीना विथ ए पावर सोर्स ऑफ PT विथ गेन G। दैट्स ऑल। इसका मतलब ये जो कोन है, ये पावर डेंसिटी इस स्पीयर में, जो इनिशियल स्पीयर है, इसके अंदर में कुछ पावर डेंसिटी दे रही थी, वो बना रही थी, जो आपका क्या था, PT डिवाइड बाई 4πr², जो कि इस रेडियस है उसका। अब यहां क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है ना, तो आप कैसे निकालेंगे इसका पावर डेंसिटी कितना है यहां पे, क्योंकि जब आइसोटोपिक होगा तो ये आप निकाल सकते हैं, पर गेन के कारण तो आप निकाल नहीं सकते। तो जैसे ही आप डिस्टेंस यहां पे बढ़ गया, इसका D हो गया, अब आपको निकालना है कि भाई पावर डेंसिटी कितना होना चाहिए फ्रॉम ए रेगुलेटरी परस्पेक्टिव यहां पे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप ये इमेजिन करेंगे कि आपने एक आइसोटोपिक एंटीना में पावर फीड किया जिसकी वैल्यू P इंटू G है, और वो आइसोटोपिक एंटीना है, हर तरफ इसका इक्वल पावर डेंसिटी है। तो वो जो इक्वल पावर डेंसिटी निकलेगी,
जो निकलेगा वो हो गया, उसको निकालने के लिए जो पावर यूज करेंगे उसको बोला जाता है EIRP। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। इसका पर्पस है फॉर फेयर कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट ट्रांसमीटर्स and antennas to be used by regulatory bodies like FCC to set limits on how much power a device can emit to minimize interference and human body harm। समझ में आ गया दोस्तों आपको? इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो शायद आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये सारे एनिमेशंस बनाने में मेरे को काफी मेहनत लगी। इसी तरह से दोस्तों आपको और भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आएगा। कैसा लगा ये वीडियो आप फीडबैक में बताइए। आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी बताइए। कोई और टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं इस ट्यूटोरियल जो जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, वो भी बताइए। वो चीज मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।